हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू योर GS3 इकोनॉमी। वो है रिजर्व बैंक ने जो है रेपो रेट्स को बढ़ाया है और जो GDP फोरकास्ट है उसको कम करके 7% पे लाया है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके स्टैटिक जितने भी मीनिंग्स हैं, यानी कि रेपो रेट क्या होता है और इससे रिलेटेड SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हमने समझना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल हमने ये भी देखा कि मार्केट जो है इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गई थी, बूम आया था। तो मार्केट्स ने इसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लिया पॉइंट रेजिंग को। ऑल दो USA के अंदर हमने डिफरेंट ट्रेंड देखा था। जिस दिन जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो हाइक हुए थे USA के अंदर फेडरल बैंक के द्वारा, वहाँ पे मार्केट्स के अंदर डाउनफॉल देखा गया था। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड US मार्केट। वहाँ पे लोगों के लिए वो ऐसी खबर है कि यार अगर आपको बैंक 4% दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालो। लेकिन इंडिया के अंदर अच्छा अभी तो इतना ही बड़ा है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 5 साढ़े 5 भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, अभी तो स्टॉक मार्केट में ही पड़े रहने दो। तो क्योंकि हमें हायर इंटरेस्ट रेट्स की ऑलरेडी आदत है। एंड जहाँ तक GDP फोरकास्ट की बात है तो 7% करा है। थोड़ा सा माइनर चेंज यहाँ पे आया है, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम देखें तो अचीवेबल लिमिट हमें यही लग रही थी, तो इसलिए ज़्यादा शॉक्ड नहीं थी मार्केट्स इसको लेकर भी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है US ने सैंक्शंस लगाई हैं इंडियन कंपनी पे, क्योंकि वो ईरान के ऑयल को यूज़ करके पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कर रही थी। इसको हमने पढ़ना है और इसके अंदर हमारा मेन जो फोकस होगा वो ये होगा कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसका क्या सीन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ था ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर, फिर USA ने पुल आउट क्यों किया था, एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद हमारे पास एक ICMR का डाटा है जिसमें कहा है कि मोर्टालिटी रेट जो कोविड-19 पेशेंट्स का था वो उनको ज़्यादा था जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीजेस थी। यानी कि जो लोग ऑलरेडी बीमार थे, किसी तरह के लिवर एलिमेंट से पीड़ित थे, हार्ट ब्लॉकेज से पीड़ित थे, BP था, शुगर थी, तो उन लोगों के अंदर जो मोर्टालिटी रेट यानी कि डेथ रेट जो है वो ज़्यादा था। और बाकी के लोग जो थे, जो हेल्दी थे, अगर उन्हें कोविड हुआ था तो दे वर बेसिकली बेटर ऑफ, एंड वो लोग ज़िंदा रह गए थे। तो इसको हमने पढ़ना है और साथ ही साथ दोनों बॉडीज़ के बारे में जानेंगे कि ICMR क्या है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, न्यूज़ से क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट में आ जाता है आपका पुतिन ने जो है रशिया के अंदर मिला लिए हैं, विलय कर लिए हैं यूक्रेन के चारों रीजन्स जहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, जो हमने कल के न्यूज़ में देखा था, जिस रेफरेंडम को हॉक्स कह रहा था USA, राइट। तो वो चारों के चारों जो हैं अब सर्वसहमति से रशिया का पार्ट बन गए हैं। तो हमने इस न्यूज़ को कवर करना है, साथ ही साथ जो रशिया का न्यू मैप है वो हमने देखना है, और क्या कुछ इससे जोग्राफिकल एडवांटेज रशिया को होने वाली है वो हमने देखना है। उसके बाद एज यूजुअल हमारा एक प्रीवियस ईयर MCQ होगा और एक प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। इन द सिटीज ऑफ आर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आपको पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमने बनाया था, और हमने बहुत बड़े बड़े शहर जो हैं, अब तो शायद सभी जगह पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए हैं जिसके ऊपर आपको लाइव एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिखता रहता है। मोबाइल ऐप्स में भी आपको एयर क्वालिटी जो है वो शो होने लग गई है। इसके अंदर कौन सी गैसेज आती हैं हमने ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो आपको आंसर्स करने हैं। पहले आप यहाँ पे टिक करिए, करेक्ट आंसर बताना है आपने, यहाँ पे टिक करिए, उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए। हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RBI की। तो RBI ने जो आपका रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, और जो GDP है उसको 7% पे ला दिया है डाउनफॉल करके, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि RBI ये करता कैसे है। तो RBI ये करता है थ्रू MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो RBI एक्ट के अंदर बनी है। तो जो आपका RBI है ये भी अंग्रेज़ों ने बनाया था, और ये RBI एक्ट है, यानी कि एक लॉ है 1934 का, इसके अंदर बना था RBI, और इसी के अंदर बनी थी MPC। तो इसीलिए इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। इसके अंदर जो गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग गवर्नर, वो चेयरमैन माने जाते हैं, और बाकी अन्य मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। और इनका काम है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स या रेपो रेट्स को जो है वो फिक्स करना है, ताकि हमारा जो टारगेट इन्फ्लेशन है
वो 4% के दायरे में रहे। तो हमारा टारगेट इन्फ्लेशन 4% होता है, ऑल्दो हमने देखा था कि ये ऑलमोस्ट 6% के आसपास चल रहा है, जो कि वे अबव है, और लगभग 1.5-2 साल से ही 6% के आसपास चल रहा है, तो ज़्यादा चल रहा है ओवरऑल वाला। एंड फूड फ्यूल तो हमने देखा था डबल डिजिट्स में भी गया था। तो टारगेट अपनी इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए एमपीसी बैठती है, जो कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, जो कि एक टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, ताकि इंटरेस्ट रेट्स को जो है कम किया जो ताकि इन्फ्लेशन रेट्स को कम किया जा सके। तो रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। मतलब कि आरबीआई जब पैसा देगा किसको? अदर बैंक्स को। ठीक है, तो एक किस्म से आप कह सकते हो ये शॉर्ट टर्म लोन होगा, और ये बेसिकली बैंक ले रहा है लोन किससे? आरबीआई से, और आरबीआई बदले में क्या ले रहा है? सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास होती हैं वो ले लेता है एज अ कोलेटरल। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेपो रेट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा रेपो रेट। अब उसके बाद सिमिलरली आ जाता है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या होता है? ये होती है लिक्विडिटी विंडो, जिसके अंदर बैंक जो है कहता है कि मेरे पास सर फालतू पैसा पड़ा है, आप रख लो इसको और मुझे ब्याज दे दो। तो बैंक इज नॉट गिविंग लोन टू आरबीआई, बट बैंक इज पार्किंग द फंड्स। पार्क कर रहा है अपने फंड्स आरबीआई के पास। आरबीआई बदले में क्या दे रहा है? इसको कुछ इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक की एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट हो जाती है इससे। तो ऑफकोर्स ये इंटरेस्ट बहुत कम होता है, इसीलिए बैंक सोचता है कि इससे अच्छा तो कस्टमर को लोन दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, तो उससे कमाई ज़्यादा होगी। पर टेक्निकली एक सेफ अगर बैंक चलना चाहता है तो वो आरबीआई के पास पार्क कर सकता है अपने फंड्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टर्म यूज़ हुई थी वो थी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो ये क्या होती है? जब एक बैंक को ओवरनाइट पैसे चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब बैंक कह रहे हैं सर लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें इमरजेंसी में फंड्स दे दो। तो आरबीआई जो है पैसे देता है बैंक को। ठीक है, तो इस बैंक के ऊपर फिर आरबीआई को इन्हें इंटरेस्ट देना होता है। तो आरबीआई की यहाँ पे कमाई होती है, और इनको इमरजेंसी के लिए फंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इमरजेंसी फंड्स किसी भी रीज़न के लिए हो सकते हैं। फिर आ जाता है सिंपल बैंक रेट। सिंपल बैंक रेट क्या होता है कि अगर आरबीआई एक नॉर्मल लोन दे रहा है तो वो किस रेट पे दे रहा है? तो आरबीआई एक नॉर्मली कह रहा है कि अगर किसी को लोन मेरे से लेना है, किसी भी बैंक को, तो वो हम इस परसेंट पे देंगे। तो ये जो नॉर्मल लोन होता है आपका, इसका रेट ऑलमोस्ट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू जो रेपो रेट होता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेसिकली ले लेता है आरबीआई। उसके बाद आता है आपका सीआरआर। सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशो। ये उतना पैसा है जो आपको मिनिमम आपको कैश के अंदर रखना पड़ेगा या लिक्विड एसेट्स के अंदर रखना पड़ेगा, जैसे गोल्ड, ताकि अगर कस्टमर्स को अपना पैसा चाहिए हो तो बैंक उसको डिसऑनर ना करे, बैंक अपने कस्टमर्स को जिन्होंने पैसा निकलवाना है वो पूरे पैसे दे सके। उसके बाद आता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी वही मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो उनको लिक्विड को कैश या गोल्ड की फॉर्म में रखना होता है। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? जो सीआरआर का पैसा है वो बैंक आरबीआई के पास पार्क करेगा, लेकिन एसएलआर का पैसा बैंक अपने पास रखेगा। तो मतलब कि अगर एक बैंक के अंदर आपने 1,000 रुपये जमा कराए, तो उस 1,000 रुपये में से सपोज़ करो हम लेते हैं, अगर अभी का रेट हम नहीं लेते, चलो अभी का रेट ही ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.5% है, 5% लगा लेते हैं। तो 5% सीआरआर है, मतलब कि 1,000 का 5% कितना हो गया? इट बिकम्स 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ तो सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखे जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तुम 1,000 रुपये लेने जाओ और बैंक कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो आरबीआई उस ऑनर कर सकता है। और दूसरा 18% एसएलआर। 18% कितना हो गया इसका? ये हो गया ऑलमोस्ट 180 रुपये। तो 180 रुपीज़ जो है वो बैंक अपने पास रखेगा। इस 180 रुपीज़ को ना तो बैंक खर्च कर सकता, ना ही इस 180 का आगे लोन दे सकता। तो ये दो आप कह सकते हो रेशोज़ बनाई गई हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ताकि जो लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उनका नुकसान ना हो, तो इसलिए ये बनाई गई हैं। तो अब हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो आपको देखने को मिलेगा शायद एफडीज़ के भी रेट इंटरेस्ट बढ़ जाएं, और आपके जो लोन्स हैं वो थोड़ी से महंगे हो जाएंगे। तो अगर आप ईएमआईज़ बनवा रखी हैं आपने, तो थोड़ी थोड़ी महंगी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो लोन देगा बैंक्स को अब वो महंगा देगा। तो आरबीआई जब महंगा लोन देगा तो बैंक भी आपको महंगा लोन देगा, क्योंकि बैंक अपने प्रॉफिट्स को तो कम करेगा नहीं।
तो दिस बिकम्स अ कोरिलेशन. So moving on to the next important topic, that is about US sanctions on Indian company. तो इंडिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो थी, कंपनी जो थी, उसको सैंक्शंस लगाए हैं यूएसए ने, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ईरान से ऑयल परचेज कर रहे हो और ईरान से ऑयल परचेज करना और उसको आगे बेचना जो है ये बंद है. तो इसका बैकग्राउंड देखने पहले क्या है. तो बेसिकली ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी, इसकी बातें हुई थी 2015 में, जिसको JCPOA बोला जाता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ये बेसिकली इन्होंने नेगोशिएट किया था P5+1 नेशन, यानी कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए और जर्मनी. +1 के अंदर जर्मनी था. तो इन सभी नेशंस के साथ ईरान ने नेगोशिएशन किया और ये कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहे, हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस. लेकिन इन सबको डर था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा और जो न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें यूज़ भी कर सकता है ईरान. साथ ही इंस्टेबिलिटी इन द रीजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि ईरान के आसपास ही सऊदी अरेबिया है जो कि उनका आर्क एनिमी है और वो सारी सिचुएशन जो है वो बढ़ सकती है. तो इस डील के अंदर ईरान ने एग्री किया कि हम जो है यूरेनियम, हैवी वाटर और अदर कंपोनेंट्स जो हैं, जो कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में भी यूज़ होते हैं और न्यूक्लियर पावर के लिए भी यूज़ होते हैं, तो इनको हम हेविली कट कर देंगे. हम इन चीज़ों को नहीं जो है स्टोर करेंगे अपने पास. तो इन चीज़ों को हमने स्टोर नहीं करना या कम करना है क्वांटिटी के अंदर. और इसके बदले ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सैंक्शंस ईरान के ऊपर से हटा देंगे. इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये भी कहा कि आपको IAEA का भी मेंबर बनना पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि किसी भी न्यूक्लियर साइट को जाके इंस्पेक्ट कर सकती है. तो इंस्पेक्शन पावर देनी पड़ेगी आपको न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर साइट्स की, कि ऐसा ना हो कि आप न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हो. तो ये एक्सेस भी देना पड़ेगा. तो इसके लिए भी ईरान जो है वो एग्री कर गया, क्योंकि ईरान के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के कारण उनका ऑयल बिक नहीं रहा था और कुछ उनके पास ज़्यादा एक्सपोर्ट का है नहीं. तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत हो गई थी फाइनेंस की. तो इसीलिए ईरान जो था वो मान गया था. ईरान के मानते ही एक बूस्ट मिला ईरान की इकोनॉमी को और काफ़ी अच्छा उनका ऑयल एक्सपोर्ट हो गया दोबारा से, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हट गई और उनकी इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज हो गई. करेंसी डेप्रिसिएशन रुक गया, रिसेशन ख़त्म होने लग गया और जो आपका स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी होगी और ग्रोथ जो थी वो शुरू होगी. एक्सपोर्ट्स जो थे वो स्काई रॉकेट होने लग गए. तो डॉलर्स आ रहे थे, तो नेचुरली आपकी पूरी इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी संभल गई थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ने कंप्लेन किया कि हमारे को बिना इसमें नेगोशिएशंस में लिए आपने इसको साइन कर दिया, एंड ऊपर से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा खतरा तो उससे हमें है. तो ये कुछ इश्यूज रह गए थे जो कि आप कह सकते हो एड्रेस्ड रह गए थे. लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर हम देखते हैं कि यूएसए ने खुद ही पुल बैक कर लिया. तो यूएसए कहता है वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डील नाउ. तो यूएसए के पुल बैक करते ही एक बहुत ही बड़ा केओस क्रिएट हो गया और अदर पार्टनर्स ने ऑब्जेक्ट भी किया कि ये आप क्या कर रहे हैं. लेकिन यूएसए ने कहा कि वी आर आउट ऑफ द डील एंड हम यूनिलैटरली सैंक्शंस लगाते हैं. यूनिलैटरल सैंक्शंस जो कि मेन मुद्दा है इस पूरे टॉपिक का. तो खुद पुल आउट कर लिया यूएसए ने और सैंक्शंस लगा दिए उन सभी लोगों पे या उन सभी कंट्रीज़ पे जो ईरान से ऑयल को परचेज करेंगे. अब यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ का और बाकी के जो ये P5+1 थे एक्सेप्ट यूएसए, इन सब का ये कहना था कि यूनिलेटरली आप सैंक्शन कैसे लगा सकते हो व्हेन यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द डील. बट यहाँ पे हमें माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि यूएसए इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है. यूएसए ने वो सैंक्शंस लगा दिए और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स जो थे वो फिर से कर्ब करने की जो है सलाह दे दी सबको, तो इंक्लूडिंग इंडिया. अब इंडिया के अंदर जैसी एक खबर आई तो इंडिया ने कहा कि हम एंडोर्स नहीं करते किसी भी तरह के यूनिलेटरल सैंक्शंस को जो यूएसए लगा रहा है. एंड मोदी ने कहा कि हम जो है बेशक हम यूनिलेटरल सैंक्शंस को एक्नॉलेज नहीं करते, बट वी आर रेडी टू स्टॉप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान. अब ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक मूव था इंडिया का, जिसमें इंडिया ने ईरान से ऑयल लेने से तो मना कर दिया, लेकिन जो यूनिलैटरल सैंक्शंस थी उनकी कड़ी निंदा भी कर दी. और यहाँ पे इंडिया को वैसे काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि ईरान का ऑयल हम 11% के करीब यूज़ कर रहे थे. तो 11% हमारे ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो ईरान से आते थे.
तो ईरान ने ये कहा है कि ईरान ने ना तो कभी परमिशन ली है यूएसए से और ना ही कभी लेगा। हमारे ये नेशनल इंटरेस्ट में और लीगल इंटरेस्ट में जो कुछ होगा हम वो करेंगे, और कोई भी अगर आप डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश करोगे ईरान के अंदर तो आपको पे बैक भी करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि ग्लोबल टेंशन यहाँ पे बड़ी आपको नज़र आएंगी। और अभी तक इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आया है कि आपने हमारी कंपनी को कैसे बंद कर दिया, हमारी कंपनी पे कैसे सैंक्शंस लगा दिए क्योंकि उसने ईरानियन ऑयल जो है यूज़ किया है। इसका जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो सारा बैकग्राउंड है ईरान न्यूक्लियर डील का, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा और इशू क्लियर हो गया होगा कि क्या है। तो बेसिकली ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं ये यूएसए लगा रहा है उन सभी लोगों पे, उन सभी कंपनीज़ पे जो कि ईरान से ऑयल परचेज कर रहे हैं, जबकि हम उसे इंडोर्स नहीं करते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ईरान से ऑयल लेने बंद कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोर्टालिटी रेट अमंग कोविड पेशेंट्स। तो ये जो रिपोर्ट है ये तैयार हो गई है। तो बेसिकली इसमें दो इंस्टीट्यूशंस आपको याद रखने हैं, एक तो आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और एक एनसीआरसी नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19। और ये था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने एक लार्ज स्केल स्टडी किया था और इसके अंदर ये पाया गया है कि जो भी कोविड के पेशेंट्स थे उनके अंदर डेथ उन लोगों की हुई है जो कि ऑलरेडी किसी रोग से ग्रस्त थे। तो अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत कम थे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कहीं ना कहीं कि आप वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप वेल्दी हैं और हेल्दी नहीं हैं तो आपको इस तरह की बीमारियों में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, बस आपको इतना ही इंट्रोडक्शन जितना मैंने आपको बताया उतना पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस हमारे काम की हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम बात करते हैं आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर जो है ये एक एपेक्स बॉडी है जिसका काम फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन है बायोमेडिकल रिसर्च का। और ये चाहती है कि हम सारी तरह की मेडिकल रिसर्च करें ताकि हम सोसाइटी का बेनिफिट कर सकें। मेडिकल सेक्टर के अंदर इनोवेशंस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें लाएं ताकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और इसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। डिपार्टमेंट आता है इसका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, और मिनिस्ट्रीज़ की आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इसको कंट्रोल करती है। तो जब 2019 के अंदर कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा था उस टाइम पे एक नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री बनाने का फैसला लिया गया था फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, ताकि ये पता चल सके कि हम इसकी डिटेल स्टडी करके ये देखें कि डेडली वायरस जो है ये किन लोगों के लिए ज़्यादा फैटल है और किन लोगों के लिए कम फैटल है। इसके अंदर 15 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के काम किया और इस डाटा को तैयार किया। और इस डाटा से अब हम ये पता लगा पाते हैं कि डेमोग्राफिकली कौन लोग ज़्यादा वल्नरेबल थे, इसके अलावा जो एज के हिसाब से कौन लोग ज़्यादा वल्नरेबल थे, कौन सी थेरेपीज़ हैं किस ग्रुप ऑफ पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, और कौन से लोग हैं जिनको जो है ज़्यादा फर्टेलिटी रेट का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ वायरस या फिर बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो उनके ऊपर थी। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ उनके ऊपर पहले से ही था उसको ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम आपका कोविड से लड़ रहा है, दूसरा उस क्रॉनिक डिजीज़ से भी लड़ रहा है, तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से निष्कर्ष निकालने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो पुतिन साहब ने यूक्रेन के टेरिटरीज़ को एनेक्स कर लिया है ऑफिशियली। इन सब का विलय जो है वो कंप्लीट हो गया है इन द एरिया ऑफ यूक्रेन, इन द एरिया ऑफ रशिया। यूक्रेन की सारी टेरिटरीज जो है मिल गई हैं। इसको हमने देखा था, यहाँ पे रेफरेंडम भी कराया गया था, जिस रेफरेंडम को होक्स बोला था अमेरिका ने कि ये तो नकली रेफरेंडम है, ये तो कोई मान्य नहीं है, रशिया के लोगों ने खुद ही इसको कर लिया है, रशियन ऑफिशियल्स ने कर लिया है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी विल अग्री अपॉन। लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो है रेफरेंडम को एक्सेप्ट किया, और रशिया के जो सदर हैं वो आप देख सकते हैं बीच में, ही इज़ मीटिंग विद द हेड्स ऑफ द नेक्स्ट रीजन्स, एंड ये सारे के सारे यहाँ पे खुश हैं। तो ये 4 रीजन कौन से हैं आइए मैप में देखते हैं। तो ये जो मैप देख सकते हो ये आपका रशिया है, ये आपका यूक्रेन है जिसकी कैपिटल है कीव, और ये जो क्रीमिया है ये तो हम पहले ही रशिया पहले ही एनेक्स कर चुका था। ठीक है, अब ये वाले 4 एरियाज़ भी एनेक्स हो गए हैं, खारसोन, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क और लुहांस्क।
तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कम से कम 5% तो होगा ये एरिया। तो 5% के करीब एरिया जो है वो यूक्रेन का एनेक्स कर दिया है। तो विल इट एंड द वॉर? द मेन क्वेश्चन इज विल इट एंड द वॉर, या फिर अभी भी वॉर चलेगी एंड रशिया पूरे के पूरे यूक्रेन को जो है विलय करना चाहता है अपने साथ। ये जो क्वेश्चन है देखने वाला होगा। जो ऑफ कोर्स जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि हम रशिया से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, रादर हम नेटो से बात करना चाहते हैं कि नेटो हमारे सपोर्ट में उतरे और हमारे एरियाज़ को हमें वापस दिलवाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में किस तरह से जो चीज़ें हैं, इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं। बट एज ऑफ नाउ कोई वॉर ओवर होने की डिक्लेरेशन हमें ऑफिशियली नहीं मिली है, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इन चारों एरियाज़ की, और अगर क्रीमिया में मिला दें जो पहले ही मिला हुआ, तो 5 एरियाज़ रशिया में विलय होने की मिल गई हैं। और क्रीमिया का हमने देखा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों था रशिया के लिए, क्योंकि रशिया की साइड की जो ऊपर वाली सारी की सारी पोस्ट्स हैं वो विंटर में जम जाती हैं, लेकिन ये वाली जो है ये वार्म वाटर पोर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है पानी ही रहता है, बर्फ़ नहीं बनता है सारा साल। तो यहाँ से ब्लैक सी का एक्सेस रहता है रशिया को, और यहाँ से सी ऑफ अजोव का, जिससे कि वो अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूड रख सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एमसीक्यू वाला। तो इसका आंसर आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, फेयरली इजी क्वेश्चन है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर हमारे जो गैसेज आती हैं उसमें है कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PM2.5, PM10, अमोनिया एंड लेड। तो ये सारी की सारी गैसेस आपकी आती हैं। तो 3 तो ये करेक्ट हैं, 5 और ये थी, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इंक्लूड नहीं होती। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, 2, 3 एंड 4 ओनली। आई होप आप सबका आंसर जो है वो करेक्ट आया होगा। अब आज के मेंस के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मेंस के अंदर अगेन एयर क्वालिटी से ही क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट अपडेट इन 2005। तो 2021 का मेंस का क्वेश्चन है कि 2005 की गाइडलाइन से जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं अपडेटेड, उसमें क्या चेंजेस हैं, एंड व्हाट चेंजेस इन इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव द रिवाइज स्टैंडर्ड। और इंडिया के अंदर जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंदर क्या कुछ पॉलिसी थी और क्या कुछ अपडेट्स हमें अपनी पॉलिसी के अंदर करने हैं वो आपको बताने हैं। तो डायरेक्टली आपका देख सकते हो आप एनवायरनमेंट से और गवर्नमेंट पॉलिसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने करंट अफेयर्स किए थे। आप इसको पढ़ के भी आंसर लिख सकते हो एंड देन यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द टेलीग्राम पेज। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।